हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 1। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि अगर हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है या फिर ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट मतलब जैसे इससे रिलेटेड सोशल साइंस से रिलेटेड ज़रूरी होता है, तो आपको रेफ़र किया जाता है, कहा जाता है कि क्लास 6 के मतलब हिस्ट्री से शुरू करिए क्लास 12 तक का। तो मैंने ये नोट्स खुद बनाए हैं और मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ा है और चैप्टर 1 जो है हिस्ट्री का, वो उसका मैंने समरी बनाया है और मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ज़रूर प्रेजेंट करूं, क्योंकि जो भी आप लोग प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए मुझे ऐसी उम्मीद है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसको पढ़ने में आपको भी लगता है कि क्या मैं क्लास 6 के हिस्ट्री को डिटेल में पढूं, तो उसका बहुत ही अच्छे से समरी बनाया हुआ है। प्लस जो चीज़ें उसमें कवर नहीं है वो भी मैंने थोड़े डिटेल में कोशिश की है आप लोग के लिए बनाने के लिए। जैसे कि अगर किसी चीज़ का भी ज़िक्र हुआ है, जैसे किसी किसी नदी रिवर का ज़िक्र हुआ है, जैसे नर्मदा रिवर का, तो उसके थोड़े से डिटेल्स, या गंगा रिवर का है तो उसके थोड़े से डिटेल्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं ताकि आपको एक साथ चीज़ें याद होती जाए। अगर आप इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर आप देख रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि नोट्स की आपको बनाने की ज़रूरत नहीं भी होगी, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स है मेरी तरफ से। और इन केस अगर आपको मन भी हो तो भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये दिस इज़ फॉर बेसिक्स, जो आप बेसिक से शुरुआत करते हैं क्लास 6 से, ये वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तो हम हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ें यही समझाई गई है कि हम इस समय आसानी से जानते हैं कि आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, और ये भी कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, ये हम आसानी से जानते हैं। इसको जानने का हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हुआ, या फिर हम खुद एक्सपीरियंस किए होते हैं तो वो याद कर लेते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनसे हम मिले हैं वो हमें बता देते हैं कि हाँ, इवन 1947 की बात करें, आज़ादी के समय भी अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो वो बहुत ही आसानी से बताते हैं कि जैसे 1947 में क्या हुआ था, उस समय माहौल क्या था, क्या नहीं था। ये इधर की बातें तो हम जान लेते हैं, लेकिन अगर ये बात हो कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि 8,000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल पहले क्या हुआ था, इवन 2,000 साल पहले क्या हुआ था, तो इससे जानने का क्या हमारे पास कोई सोर्स है, कोई चीज़ें हैं जिनसे हम ये सारी बातें जानेंगे। तो ये जानने के लिए ही लोग पढ़ाई करते हैं, हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनकी ये खुद रीडिंग करते हैं, खुद सी चीज़ें को सर्च करते हैं और फिर वो जो बताते हैं वो हम अग्री करते हैं कि हाँ, वो हम मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। तो फ़िलहाल की बातें तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत समय पहले की बात की अगर बात करें तो वो हमें आसानी से नहीं पता चलता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। और एक बात ये भी है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है, क्योंकि ये लोग भी जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हल्का गेसिंग पे ही करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन वही हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि उसी के सबूत मिले हैं, उसी की सारी चीज़ें मिली हैं, तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या जानते हैं नहीं, क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाना खाया करते थे उस टाइम पे, ये हमें पता चल जाता है इस समय। उसके कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ पैटर्न मिलता है, उससे हमें पता चलता है। दूसरा, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, जो वो कपड़े जिस तरह के पहना करते थे, वो कैसे कपड़े पहना करते थे वो भी हमें पता चलता है। कहीं कई जगह पे हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, कई जगह पे हमें अवशेष मिलते हैं। अवशेष इन द रिमेनिंग्स, मतलब जो बचा खुचा, जो मिट्टी के अंदर से निकला हुआ, खुदाई करने पे निकला है, या फिर कहीं गुफा में मिला है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पता चल पाता है। तीसरी चीज़ ये कि द हाउसेज इन विच दे लिव्ड,
किस तरह के घर में वो रहा करते थे, ये भी हमें पता लग सकता है। और चौथा ये कि एंड द लाइव्स ऑफ पीपल लाइक हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो ज़िंदगी होती थी लोगों की, वो कैसी ज़िंदगी होती थी। जो शिकारी होते थे, हर्डर्स, हंटर्स मतलब शिकारी, हर्डर्स मतलब वो लोग जो पशु पालन करते थे, भेड़ बकरियां ये सब पालन करते थे, उनकी ज़िंदगी, किसानों की ज़िंदगी, जो राजा होते थे उनकी ज़िंदगी, मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी होते थे उनकी ज़िंदगी, जो प्रिस्ट होते थे यानी जो पुजारी होते थे उनकी ज़िंदगी। और हाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉर्मल लाइफ जीते थे, जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो लोगों ने अपने बारे में लिखा, बनाया, पेंटिंग बनाई, या फिर जो राजा हुए बाद की, अगर मैं बात करूँ 2500 साल पहले की, तो उस समय जो राजा हुए उन्होंने अपने बारे में जैसे कुछ उन्होंने फ़तह हासिल की, या फिर वो कुछ भी अपना काम कराया, तो वो बहुत सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते थे। उनके बारे में किताबें लिखी जाती थी, वो खुदाई मतलब चीज़ों पे लिखवा के टंगवाते थे, तख्त पे लिखवा के टंगवाते थे। मतलब बेसिकली ये होता था कि वो जो करते थे, उसके बारे में वो पूरा डिटेल रखते थे ताकि लोग भी जाने उनके बारे में। अब ये जानते हैं कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सॉ एंड द सॉन्ग दे sang। हमें ये भी पता चल सकता है कि वो किस तरह के खेल खेलते थे, बच्चे कैसे गेम खेलते थे, कैसी स्टोरीज सुनते थे, कैसा प्ले प्ले मतलब जो नाटक होता है, कैसा वो नाटक देखते थे, एंड द सॉन्ग दे सैंग, वो किस तरह के गाना गाते थे, ये भी हमें पता चल सकता है। कई बार हम सुनते हैं कि होता है कि ये तो बहुत पुराना गाना है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसी बातें होती हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये वही है जो पहले से चली आ रही है, एक के मुंह से दूसरे, दादा दादी ने किसी को सुनाया, फिर वो जब दादा दादी बने, फिर वो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट सॉरी ग्रैंड मतलब डॉटर सन उनको सुनाया। तो ऐसे ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अब आगे बात करते हैं, वेयर डिड पीपल लीव, लोग कहाँ रहा करते थे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जिक्र हुआ है नर्मदा रिवर का। नर्मदा रिवर जो कि बहुत ही फेमस रिवर है, आपने सुना होगा कई बार, गुजरात के नाम से नर्मदा रिवर आपने कई बार सुना होगा। तो मैं इसका सिर्फ ज़िक्र है इस चैप्टर में, लेकिन इसके थोड़े से डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी, ताकि साथ के साथ आप आगे जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको रिवर्स के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अगर साथ के साथ शुरू से ही थोड़ा बहुत जानेंगे तो कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा ही आगे जाके। तो नर्मदा रिवर जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है, उसको रेवा भी कहा जाता है। तो अगर रेवा नदी की बात करें तो आप समझ जाइए कि वो नर्मदा रिवर की ही बात हो रही है। दूसरी चीज़, इसको क्या कहते हैं, इसको पहले नरबुडा भी कहा जाता था, पहले ऐसा कहा जाता था। ये रिवर जो है वो सेंट्रल इंडिया में से ओरिजिनेट होता है। सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट का मतलब ये कहाँ से शुरू होता है, ये मध्य प्रदेश से निकलता है। इसका सोर्स कहाँ है, अमरकंटक नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, ये वहाँ से निकलता है। और ये कहाँ जाके मिलता है, ये अरबियन सी में जाके गिरता है। जैसे इंडिया का मैप मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे, यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, जैसे कि ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर कहाँ जाती है, ये जाती है पहले आपका महाराष्ट्र को टच करती है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात को टच करती है, और फिर गुजरात के बाद ये कहाँ गिरती है, अरबियन सी में गिरती है। इंडिया में हम जानते हैं हमारे साउथ साइड में दो मेन जो है समुद्र है, सी है। एक है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और दूसरी है अरबियन सी। तो क्या है कि आधे रिवर्स जो हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं और जाके रिवर्स ही मिलके समुद्र बनते हैं। तो ये जो रिवर्स है, आधे रिवर्स निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और आधे रिवर्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, अरबियन सी में जाके गिरते हैं। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक नाम की जगह से। और वो महाराष्ट्र से होते हुए, महाराष्ट्र उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से होते हुए गुजरात में जाते हुए तब अरबियन सी में जाके मिलती है।
अब ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। आते हैं वापस से अपने जगह पे जहाँ से हम पढ़ रहे थे। यस, अब क्या है, ये यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश से, एमपी से, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर अरबियन सी में जाके मिल जाती है। पीपल हैव लिव्ड हियर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। नर्मदा रिवर के किनारे लोग जो हैं कई हज़ारों साल रहे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि किसी भी पर्सन को ज़िंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती ही होती है। हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती ही होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, नदी के किनारे बसना पसंद करते थे। तो नदी के किनारे यहाँ पे हज़ारों साल लोगों ने मतलब अपनी जीवन यापन किया। पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स। ये लोग जो हैं फूड इकट्ठा, गैदरर्स मतलब क्या है, जो गैदर करना, इकट्ठा करना। तो ये लोग बहुत ही स्किल्ड थे खाना इकट्ठा करने में। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स। ये लोग जानते थे कि आसपास के जो प्लांट्स हैं वो कैसे प्लांट्स हैं, उनसे कैसे खाना आप कैसे उससे खा सकते हैं, उसको किस रूप में यूज़ कर सकते हैं, किस प्लांट का क्या यूज़ है, इन लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी थी। रहते रहते ही जानकारी हुई है, रहते रहते ही जानकारी हुई थी। तो ये क्या है कि ये मैं बात कर रही हूँ कुछ हज़ार साल पहले की। ये मैं एकदम से 10,000 साल पहले की बात नहीं कर रही। ये मैं अभी 10,000 के बाद की बात कर रही हूँ, जब सारे क्रॉप्स, वीड्स ये सब ग्रो होना शुरू हो गए थे। अब बात आती है, ये नर्मदा रिवर के बारे में बात हो गई। ये लोग जानवर भी पकड़ा करते थे, हंट करते थे, क्योंकि मेन तो सोर्स यही था कि जानवर मारते थे और खाते थे। तो ये लोग बहुत ही अच्छे हंटर्स थे, बहुत ही अच्छे गैदरर थे। आगे बात करते हैं, इस चैप्टर में फिर जिक्र हुआ है सुलेमान एंड किरतहार हिल्स का। अब सुलेमान और किरतहार हिल्स के बारे में जिक्र हुआ है, तो ये मैं बता दूं कि ये 8,000 साल पहले वीट जो है, गेहूं जिसको हम कहते हैं, और बार्ले जो है, ये पहली बार यहीं पे उगा था। यहाँ पे उगा था कुछ एरियाज़ में। फिर वहीं से वीट और बार्ले के बारे में आगे के लोगों ने जानकारी हासिल की। धीरे धीरे वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पहली बार देखा कि वीट और बार्ले कैसा होता है। 8,000 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, 8,000 साल पहले। 8,000 का क्या मतलब हुआ कि 2021 अभी है, राउंड ऑफ 8,000। जैसे 2021 2020 अगर मैं ले लूँ तो ये 2000 साल ऑलरेडी हो गया। इसके अलावा 6,000 साल और, मतलब ये हुआ 8,000 साल पहले। मतलब कि 6,000 BC की बात कर रही हूँ, 8,000 BC की नहीं, 6,000 BC की। तो इस समय पहले हुआ, 8,000 साल पहले पहली बार वीट और बार्ले जो हैं वो उगे पहली बार कुछ एरियाज में। फिर क्या हुआ, ऑल्सो दे बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करने लगे कि जानवर का भी जो है वो पालने लगे उनको, जैसे कि भेड़ हो गए, बकरियां हो गई, कैटल, मतलब ऐसे जानवर जो आसानी से उनके साथ रहते थे। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और ये फिर गाँव जैसा बनाने लगे। नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। और ये सुलेमान और किरतहार हिल्स कहाँ है फिलहाल, ये पाकिस्तान में है। पहले क्या था, क्योंकि बेसिकली हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया में ही था। तो इसीलिए ये बात है कि पहली बार ये, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाका कहाँ है, वो पाकिस्तान एरिया में ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पे क्या हुआ, लाइफ हुआ या फिर क्रॉप्स हुआ, ग्रो किए, ये ज़्यादातर जो है चीज़ें वो पाकिस्तान साइड में ही पड़ता है। तो ये जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, तो ये जो सिंधु नदी है उसके किनारे रहने वाले लोग जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान से ही, फिलहाल पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं। तो सुलेमान और किरतहार हिल्स कहाँ है, ये पाकिस्तान में। फिर बात आती है इस चैप्टर में गैरो हिल्स एंड विंध्यास। विंध्यास नाम बहुत ही सुना हुआ है आपने, विंध्याचल का नाम सुना होगा जो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे गैरो हिल्स की बात होती है, ये हमारे बीच के
जो इंडिया के बीच के जो हिल्स हैं, बीच में जो आते हैं, नॉट अबाउट हिमालयाज़। हिमालयाज़ क्या है कि ऊपर के जो पहाड़ हो गए वो हिमालयाज़ हो गए, जो जम्मू कश्मीर एंड नेपाल एंड ये सारी जगह पे जाता है, पाकिस्तान, तो ये हो गए हिमालयाज़। और सेंट्रल इंडिया में जो हिल्स आते हैं वो आते हैं हमारे बीच के हिल्स, उसमें आता है हमारा क्या, गैरो हिल्स आता है जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जाता है, और हमारा विंध्यास है जो कि बीच में आता है। तो गैरो हिल्स कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय, और जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो पीपल जो, ऐसे लोग जो गैरो हिल्स पे रहते थे उनको हम गैरोज बोलते थे। और बिसाइड्स गैरो हिल्स देयर आर गैरो सेटलमेंट्स इन द प्लेन्स ऑफ असम एंड बांग्लादेश। और इसके अलावा, गैरो हिल्स के अलावा, ये जो गैरोज जिनको हम कहते हैं वो और कहाँ कहाँ बसते थे, वो असम के प्लेन में और बांग्लादेश में बसते थे। विंध्यास की बात करें तो दिस रेंज इज अ कॉम्प्लेक्स डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रिजेस, हिल रेंजेस, हाईलैंड्स एंड प्लेट्यू। ये जो विंध्यास है ये ऐसा नहीं कि लगातार पहाड़ है, लगातार माउंटेन, ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब पहाड़ है फिर लगातार पहाड़ नहीं है, फिर कुछ गैप है, फिर पहाड़ है, ऐसे डिसकंटिन्यूअस रेंज है इनका। तो ये क्या है, ये ऐसे डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है, और मतलब ऐसे ही हिल रेंजेस है जो कि लगातार प्रॉपर, जैसे आप जम्मू कश्मीर वगैरह जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड्स मतलब ऊंचे ऊंचे, मतलब सी लेवल से थोड़ा ऊंचा लैंड। और फिर प्लेट्यू, पठार है। पठार क्या होता है, पठार बेसिकली क्या होता है कि आपका ऊपर में, जैसे इट्स नॉट लाइक जैसे ये आपका प्रॉपर हिल हो गया, और प्लेट्यू क्या हो गया, थोड़ा सा आपका लो लेवल का, मतलब थोड़ा सा कम हाइट की चीज़ें हो जाती है। अब आगे क्या बताया जाता है यहाँ पे कि दे डू नॉट फॉर्म अ सिंगल माउंटेन रेंजेस इन द जियोलॉजिकल सेंस। ये एक सिंगल माउंटेन, इनको हम नहीं बोल सकते, अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो ये सिंगल माउंटेन नहीं होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है विंध्यास, सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जो कि 5 स्टेट में लोकेटेड हैं। कौन कौन से स्टेट में, वो मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा दूँ। ये है हमारा लोकेटेड मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर है हमारा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड, उत्तर प्रदेश में है। और फिर कहाँ है, बिहार में भी है, जैसे राजगीर वगैरह जानते हैं, उधर में आता है हमारा पहाड़ी इलाका थोड़ा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिहार जो है वो, या फिर उत्तर प्रदेश जो है वो हिली एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पे विंध्यास के छोटे छोटे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि डिसकंटिन्यूअस रेंज में आते हैं। फिर क्या है कि गुजरात में भी पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, यानी यहाँ गुजरात में भी पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये हमारा कैसा, यहाँ पे ये 5 हमारे स्टेट्स हो गए जहाँ पे पाया जाता है। फिर दीज आर द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ। फिर आता है हमारा राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, उत्तर प्रदेश में। जो चावल है, राइस, ये पहली बार कहाँ ग्रो हुआ था, ये ग्रो हुआ था विंध्यास में, विंध्यास के नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, अभी मैंने 5 स्टेट्स बताए, ऊपर में मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ। अब जिक्र होता है इस चैप्टर में इंडस रिवर का, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इंडस रिवर क्या है कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया। एशिया में बहुत सारे लंबे लंबे रिवर्स हैं, उनमें से एक रिवर का नाम है इंडस, जो कि कहाँ से शुरू होता है, चाइना से शुरू होता है, इंडिया में बहता है और पाकिस्तान में जाके ख़त्म होता है। आपको याद होगा कि इंडस रिवर ट्रीटी पे बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, जब पाकिस्तान से थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हुआ था इंडिया का, तो हमारी तरफ से यही बात चल रही थी कि ये पानी जो है इंडिया से होके पाकिस्तान की ओर जाता है, अगर इस रिवर के ऊपर हम काम करें तो पाकिस्तान तो पानी के बिना रह जाएगा। ये आपको बातें याद होंगी। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इंडस रिवर का बहुत बड़ा महत्व है। ये कहाँ से निकलता है, ये चाइना से निकलता है और इंडिया के लद्दाख साइड से होते हुए पाकिस्तान में जाके मिलता है। इसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं।
और इसी सिंधु के नाम पे हिंदू पड़ा, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आते थे वो कहते थे सिंधु सिंधु नदी के किनारे जो रहते हैं वो सिंधु की जगह हमें हिंदू बोलने लगे कि सिंधु रिवर के किनारे रहने वाले हिंदू हैं। तो हिंदू इज़ नॉट अ धर्म। हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म होता है अगर हिंदुओं की बात करें तो। और हिंदू इज़ एवरीवन, क्योंकि सिंधु के किनारे जो रहते थे वो हो गए हिंदू। अब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना से निकलती है, वेस्टर्न तिब्बत से, इंडिया के लद्दाख से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये जाके कहाँ मिलती है? अरबियन सी में मिलती है। मैं आपको मैप में भी दिखा दूँ, जैसे यहाँ हो गया हमारा क्या, चाइना हो गया, चाइना से, चाइना के तिब्बत से निकलती है और लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जब एंटर करती है तो पाकिस्तान आप देखिए शुरू से ही इतनी लॉन्गेस्ट रिवर है, क्योंकि तिब्बत से निकल रही है, हमारे लद्दाख की ओर जा रही है और फिर ये यहाँ से निकलते हुए पाकिस्तान, क्योंकि अरबियन सी में जाती है तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान से लगभग बहते हुए ये अरबियन सी में जाके मिलती है। तो ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है। अब हम बात करते हैं आगे कि और क्या इसकी खास बात है। ओरिजिनेटिंग इन द तिब्बतन प्लेट्यू इन द विसिनिटी ऑफ लेक मानसरोवर, ये मानसरोवर से निकलती है। सेकंड सोर्स इसका क्या है? एक सोर्स नहीं है इस रिवर का, जिसको कहते हैं गैर सैंगपो। ये चाइना तिब्बत में है मतलब तिब्बत में है जो कि चाइना में है। ये इसका सेकंड सोर्स है और ये अरबियन सी में जाके मिलती है। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स, जैसे एक रिवर अगर निकलती है ना किसी सोर्स से, फिर वो आगे जाके कई जगह पे बट जाती है। जैसे कि एक रिवर यहाँ से निकली तो ये क्या होता है, बीच में कई प्लेन मिला तो कुछ रिवर की ट्रिब्यूटरीज इधर चले। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होती है? उसी रिवर से निकली हुई छोटी छोटी दूसरी रिवर्स, इधर हो गई कुछ उधर हो गई, फिर ये रिवर आगे बढ़ी, कुछ कहीं गई कुछ कहीं गई। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स है इनका भी नेमिंग हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे रिवर्स का नाम, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, और 19 अलग रिवर्स जो इस इंडस रिवर से निकल के बनी है। अब हम बात करते हैं 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these river। 4700 साल पहले बहुत सारे जो शहर हैं वो इस नदी के किनारे थे और उसके कारण वो सारे शहर जो हैं वो बह गए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे आगे, तो वो क्या है, उस समय के हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब क्या थे? उस टाइम पे सिटीज़ थे जो कि या तो इंडस नदी के किनारे थे, मतलब शहर बसा हुआ था, या तो इससे जो निकली हुई छोटी छोटी नदियां हैं, ये रवि जैसे रिवर हो गया, तो ये भी आता है, ये भी आपका ट्रिब्यूटरी होता है इंडस का, या तो उसके किनारे बसे थे। तो ये इसमें ऐसा माना जाता है कि एक टाइम ऐसा था जब वहाँ पे बाढ़ आई और ये सारे शहर जो है वो बह गए। तो ये बात करें हम 4700 ईयर्स अगो। नेक्स्ट जिक्र होता है जो बहुत ही फेमस रिवर है हमारा, हम जानते हैं गंगा, गंगा रिवर। माना जाता है कि 2500 साल पहले इंडस रिवर में कब था? 4700 ईयर्स अगो वहाँ पे सभ्यताएं थी और वो बह गई। और गंगा रिवर की बात करें तो यहाँ पे उसके कई सौ साल बाद, 2500 साल पहले यहाँ पे शहर जो है, सिटीज़ जो है वो डेवलप हुए गंगा नदी के किनारे और उसके जो छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके किनारे। In ancient time, the area to the south of the Ganga was known as मगध। मगध बहुत ही फेमस जगह है जो कि हमेशा हिस्ट्री में जिक्र होता है जिसका, या आप इवन कोई भी बहुत सारे सीरियल्स आते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, उसमें मगध का जिक्र ज़रूर होता है। तो ये मगध बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे हिस्ट्री में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी जो कि बिहार में होता, मतलब फ़िलहाल बिहार में है। तो वहाँ के किनारे मगध के राजा बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे पहले। तो उसके बहुत सारे कारण भी थे, वो आगे के चैप्टर्स में है। ये अब जो गंगा रिवर है वो कहाँ से बहता है? ये इंडिया और बांग्लादेश, दो कंट्रीज़ में ये रिवर बहती है, गंगा रिवर, इंडिया में और बांग्लादेश में। अब ये कहाँ से निकलती है? हम जानते हैं कि गंगोत्री, जैसी बात आती है गंगा की हम कहते हैं गंगोत्री से निकलती है, लेकिन सिर्फ इसका एक सोर्स नहीं है, इसके कई सारे सोर्स हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, नंदा देवी, सतोपंथ,
ग्लेशियर जो है वहाँ से, कामेट, नंदाकोट, केदारनाथ, त्रिशूल, अलग अलग इसके बहुत सारे सोर्स हैं। छोटी छोटी वहाँ से सोर्स से छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं और मिलके एक बड़ा रिवर बनाते हैं। और ये कहाँ जाके मिलती है? ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया का मैप दिखा के कि एक साइड में हमारे इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में आता है अरबियन सी और राइट हैंड साइड में आता है बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे जो भी छोटे छोटे रिवर्स हैं ये जाके मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, जिसको हम हम नहीं, बांग्लादेश में इसको गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लेंथ है इस रिवर का, गंगा नदी का जो लेंथ है वो है 2704 किलोमीटर, 2704 किलोमीटर्स। अब बात आती है कि क्यों, वाई पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे? जैसे अब क्या है, अब हम एक जगह रहते हैं, ट्रैवल भी करना होता है तो कहीं घूमने के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, वो घूमने के लिए ट्रैवल नहीं करते थे, वो अपना जीवन यापन करने के लिए ट्रैवल करते थे। तो उसकी कई सारी वजह थी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। सबसे पहली बात कि लाइवलीहुड के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए, कि क्या क्या बेसिक नेसेसिटी होती है पानी, खाना, ये सारी चीज़ें, जानवर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक पर्सन को सरवाइव करने के लिए। अब सबसे पहली बात ये आती है कि कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल मतलब आपदा जो आती है नेचुरली, जैसे कि नदी के किनारे रह रहे हैं, बाढ़ आ गई तो क्या करेंगे? वहाँ पे तो रहेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। सूखा पड़ गया, नदी के किनारे रह रहे हैं, नदी ही सूख गई तो पानी के बिना भी नहीं रह सकते, फिर पानी की तलाश में जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता था, मेन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड। कई बार ऐसा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जो हैं निकले, कुछ लोग जो हैं गुट बना के आर्मी बना के निकले, दूसरे एक जगह के लोगों को हराया और वहाँ जाके रहने लगे। फिर बात आती है कि जो व्यापारी थे मर्चेंट्स, ये अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पहले के ज़माने में पैसा नहीं होता था। क्या होता था कि मेरे पास एक सामान है, तुम्हारी ज़रूरत की है तुम ले लो, तुम्हारे पास जो सामान है मेरी ज़रूरत की वो मुझे दे दो, तो एक्सचेंज चलता था पहले। तो वैल्यूएबल जो चीज़ें होती थी वो लेके जो व्यापारी होते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और पहले के टाइम पे इतना आसान नहीं था कि ट्रेन पकड़ लिया, फ्लाइट पकड़ लिया, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चले गए, काफ़ी समय लगता था। तो एक जगह चले गए तो वापस लौटने में भी तो काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। उसके बाद आती है बात कि जो टीचर्स थे, जो जब धर्म का शुरुआत हो गया तो जो टीचर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके प्रीच करते थे, वो धर्म के बारे में बताने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। फिर सम फॉर एडवेंचर और वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे क्योंकि वो एडवेंचर करना चाहते थे, नई नई जगह खोजना चाहते थे, देखना चाहते थे कि और कैसी जगह अवेलेबल है हमारे पृथ्वी पे। तो ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इसके कारण क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जाएंगे कहीं तो किसी से तो बात करेंगे, वो बात करने से क्या होता था कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ लोग एक्सचेंज करने लगे, जिसके कारण चीज़ें जो हैं, जैसे मुझे कुछ पता है, अब कोई पर्सन है सुलेमान हिल से चला, वहाँ पे वीट उगा, बार्ले उगा, तो फिलहाल तो सब जानते हैं, लेकिन वहाँ से जो उनके पास जो पता था कि ऐसे वीट और बार्ले उगता है। फिर कुछ लोग हैं जो विंध्यास रहते थे, उन्हें पता चला राइस ऐसे होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो लोग ने उनको बताया सुलेमान वाले को, सुलेमान वालों ने विंध्यास वाले को बताया, तो क्या हुआ कि दोनों ही जगह वीट भी उग रहा है और राइस भी उग रहा है। तो ऐसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए और लोग जो हैं आगे अपने आइडियाज़ लेके बढ़े। तो दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। इसके कारण क्या हुआ, हमारे कल्चरल एक जगह की चीज़ें, जैसे हमने मान लिया ये चीज़ ऐसे ही होगी, दूसरी जगह ने बोला नहीं ये हमारे पास ऐसी चीज़ें ये ऐसे होंगी, तो वो लोगों भी अपना आपस में किया और मिलके कल्चरल भी ट्रेडिशंस भी शेयर हुए। इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के पास जो है अब ज़रूरी तो नहीं है कि होली जो है वो अब जैसे छठ की बात करें, छठ बिहार का बहुत ही अच्छा पर्व, मतलब महान पर्व कहा जाता है, लेकिन अब वो इंडिया के कई जगह पे होता है। दूसरी बात करें, इवन हैलोवीन की बात करें, आउट ऑफ इंडिया का है लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग हैलोवीन मनाते हैं। या अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र में मेन है लेकिन हर जगह लोग मनाते हैं।
तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आई, लोगों ने एक्सचेंज किया. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड. जैसे अलग अलग तरह का खाना बनाना सीखे, पकाना सीखे, अपने नए तरीके से कैसे स्टोन्स को कार्विंग का क्या मतलब होता है कि पहले लोग जब हंटिंग करते थे ना, तो वो पत्थरों से बेसिकली, अब उनके पास बंदूक वगैरह तो था नहीं, तो वो क्या करते थे कि अपना औजार बनाते थे, पत्थर को शार्प करते थे, उसको एक डंडे में फिक्स करते थे. तो सबने बताया कि हम तो ऐसा औजार बना सकते हैं, हम तो ऐसा बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी शेयर हुई. अब नेम ऑफ द लैंड, 2500 साल पहले, जो कि 5th सेंचुरी BCE. 5th सेंचुरी क्यों कहा जा रहा है 2500 साल पहले को? क्योंकि 2000 अभी, और उसके बाद आता है हमारा 500 साल, मतलब 100 साल का एक सेंचुरी. तो 5th सेंचुरी BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट. BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. तो 5th सेंचुरी यानी कि 2500 साल पहले जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे वो आए, और इंडस को उन लोगों ने इंडोज बोला, इस वजह से नाम इंडिया पड़ा. सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला, इस वजह से लैंड ऑफ हिंदूज हो गया. अब भारत नाम कैसे पड़ा? द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद में कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के नाम जो है वो मेंशन है, जिनको, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उनको कहा जाता था भारत, और उनके नाम पे ये भारत पड़ा. तो ऋग्वेद क्या है, इसके बारे में भी आगे के चैप्टर्स में है जो हम पढ़ेंगे. ये पहले एक बहुत ही पुराना कॉम्पोजिशन है, संस्कृत में लिखा हुआ था 3500 साल पहले, तो उसमें जिक्र था, उसके नाम से भारत पड़ा. बाद में ये हमारे देश के लिए यूज़ होने लगा, भारत के लिए. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात ये आती है कि वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट कॉज दे वर रिटन बाई हैंड्स. मैनू मीन्स होता है हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब मैनू मीन्स होता है हैंड, हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए जिनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, कहानियाँ लिखी हुई थी. उनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ करता था. दूसरा क्या तरीका है हमारे अपने पास्ट के बारे में जानने का, वो है कि पहले के लोग क्या करते थे ना, पाम का जो लीफ होता है, पाम के जो पत्ते होते हैं, जो कि स्पेशली मतलब लिखने के ही काम आते थे, जिसको मतलब बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज, ऐसे मतलब हिमालयाज पे ऐसे पेड़ उगते थे जिनके पत्तों पे लिखे जाते थे. तो वैसे लीफ भी मिले हमें, पाम लीफ, जिनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है. और फिर पैटर्न मिला के हमने देखा कि क्या क्या उन्होंने पहले लिखा हुआ है. फिर बात आती है सम वर इटन. अब कुछ ऐसे पाम लीफ थे, ऑब्वियसली लीफ हैं, मतलब इंसेक्ट तो खाएंगे ही उन्हें, तो कुछ बर्बाद हो गए, कुछ किसी तरह बच गए. तो जो बचे कुचे थे उनको मिला जुला के हिस्टोरियन ने निकाला कि क्या इसका मतलब निकल सकता है. बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ होता है, छोटे छोटे जो मठ होते हैं, वो वहाँ पे प्रिजर्व अच्छे से बचा के रखे गए हैं. अब ये बुक जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इनमें लिखे गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, पहले के लोग कैसा मतलब क्या रिलीजन था, क्या मानते थे, वो सारी बातें, राजाओं की ज़िंदगी कैसे होती थी, इवन मेडिसिन एंड साइंस के बारे में भी कई चीज़ें लिखी गई हैं. बहुत सारे पोएम्स हुए, नाटक हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें मिले हैं. पहली की चीज़ें जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट में भी मिला है और पाम लीफ पे भी मिला है. पहले के लोग कैसा लैंग्वेज यूज़ करते थे? संस्कृत यूज़ करते थे. तमिल इज़ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, वो यूज़ करते थे. और एक रीजनल लैंग्वेज होता था प्रकृत, जिसका नाम है प्रकृत, लैंग्वेज का नाम है, जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे. संस्कृत यूज़ करते थे जो बहुत ही पढ़े लिखे, महारत जो हासिल किए हुए लोग थे, वो संस्कृत का यूज़ करते थे. और आम तौर पे जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, तो वो लोग यूज़ करते थे प्रकृत लैंग्वेज. अब और हमें क्या क्या किस चीज़ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शंस. ये आता है एक वर्ड इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि ये किसी हार्ड सरफेस पे, पत्थर टाइप के जो सरफेस है या मेटल जो है,
उस पे क्या किया जाता था, उसके ऊपर खुदाई करके लिखा जाता था कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि राजा ने कुछ हासिल किया, तो राजा के बारे में डिस्क्रिप्शन, उनके बच्चों के बारे में डिस्क्रिप्शन, उनके पेरेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें वो क्या करते थे, इंस्क्राइब कराते थे इन स्टोन पे या फिर मेटल पे खुदाई करके लिखवाते थे, वो होता है हमारा इंस्क्रिप्शन। जैसे समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। हाँ, ये भी होता था कि किंग, कभी कभी राजा जो है कुछ आदेश देते थे कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, और ये मतलब रूल बनाया, तो उस रूल को एक स्टोन पे लिख के टंगवा दिया गया कि ये सारे लोग पढ़ें और उस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो हमें क्या क्या मिल गया, इंस्क्रिप्शन मिल गया, और हमें क्या मिल गया, मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गया, और हमें मिल गया पाम लीफ, जिस पे पुरानी चीज़ें हमें मिली हैं, जिनसे रिलेटेड हमें पता चला है और हम वो पढ़ते हैं। क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, संस्कृत यूज़ करते हैं, तमिल यूज़ करते हैं, और प्राकृत जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। फिर बात आती है आर्कियोलॉजिस्ट की। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पुराने टाइम पे यूज़ किया गया है, बट उनके बारे में हिस्टोरियन हिस्टोरियन क्या होता है, हिस्टोरियन वो होते हैं जो पढ़ के बताते हैं, जो उन्हें मिला हुआ है वो बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि ये डिटेक्टिव की तरह होते हैं, वो खोजते हैं कि कुछ मिले, फिर उससे वो दिमाग लगाते हैं कि क्या होगा। तो वैसे लोग जो पुरानी मिली हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ये जो है, जो अवशेष बचे हुए मिले हैं बिल्डिंग के, स्टोन के, ईंट पत्थर जो भी है, पेंटिंग, उनके बारे में जो पढ़ते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। ये खोजते भी हैं और अर्थ में, मतलब धरती के अंदर खुदाई भी करते हैं चीज़ों को जानने के लिए, ताकि नीचे से कुछ टूल्स मिले, कुछ वेपन्स मिले, कुछ पॉट हुआ, पैन हुआ, ऑर्नामेंट हुआ, कॉइन्स, मतलब पुराने ज़माने में कैसे कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे, कैसे लोग ज्वेलरी पहनते थे, किस चीज़ की ज्वेलरी पहनते थे, कैसे कैसे औजार यूज़ करते थे, वेपन यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में। ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन या फिर बोन या फिर क्ले या फिर मेटल। जो ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं वो, उसमें स्टोन भी है, बोन भी है, मतलब जानवरों के हड्डी से भी औजार बनाए जाते थे, चीज़ें बनाई जाती थी, मिट्टी से भी बनाई जाती थी और मेटल से भी बनाए जाते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि थोड़े हार्ड थे, जो जल्दी मिट नहीं सकते थे, वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव किया, और उनके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें जानी। और उन्हें चीज़ को पढ़ के हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री क्रिएट, मतलब लिखते हैं, नॉट क्रिएट, लिखते हैं। तो दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट। वो ये भी खोजते हैं कि कुछ हड्डियाँ मिली, तो वो कौन से जानवर की, कौन से ऑर्गेनिज्म की हड्डी है, उसके बारे में भी वो पता लगाते हैं, ताकि उसे ये पता चले कि पहले के ज़माने में लोग खाते क्या थे। डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने कई बार ये, अभी बातचीत में कई बार ये डिफरेंस बता दें कि हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। हिस्टोरियन क्या है कि जो रिटन सोर्स जो मिले हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या फिर अलग चीज़ें, इनके बारे में जो पढ़ के बताए वो हिस्टोरियन है। और जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, वो आर लाइक डिटेक्टिव्स, वो खुद खोजते हैं चीज़ें, क्लू खोजते हैं, और उसके बाद पास्ट के बारे में बताते हैं, और हिस्टोरियन उसी चीज़ का इस्तेमाल करके बताते हैं हमारी हिस्ट्री। अब एक तरह का पास्ट है या कई तरह का पास्ट है? ऑब्वियसली कई तरह का पास्ट है, क्योंकि किंग का पास्ट कुछ अलग होगा, जो राजाओं की तरह जीते होंगे उनका हिस्ट्री कुछ अलग होगा, जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे उनका हिस्ट्री कुछ अलग होगा, कुछ सेवक होंगे, कुछ बंधक होंगे, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ घूमते मर्चेंट्स होंगे, कुछ घूमते हुए हंटर गैदरर्स होंगे, सबका अलग अलग पास्ट होता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जिनके बारे में हमें मिलता है, जैसे राजा हुए, उन्होंने अपने बारे में लिखवाया तो उनके अवशेष मिल गए, लेकिन एक ऑर्डिनरी पीपल जो एक साधारण घर में पैदा हुआ और वहीं पे मर गया, उसका हिस्ट्री कोई नहीं जानता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अभी तक अननोन है। अब जैसे फ़िलहाल की हम बात करें, तो अंडमान पीपल, बहुत अंडमान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अभी भी
फिशिंग करके खाना खाते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट से चीज़ें इकट्ठा करते हैं, और वो शहर के लोगों को वहाँ एंटर नहीं करने देते। वो यहाँ के लोगों की तरह, हमारी तरह नहीं जीते। तो और उन्हें हमारे भारत सरकार की तरफ से प्रिजर्व भी किया गया। उन्हें कहा गया कि वहाँ पे जाना हमारे लिए अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग हमें ही मार के खा भी जाएंगे। तो वहाँ पे वो चीज़ें अलाउड नहीं है, और उस कल्चर को बचाने के लिए वो चाहते ही नहीं है कि, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हम रियून कर देंगे, सारी चीज़ें ख़राब कर देंगे। इसीलिए वहाँ पे हमारी तरफ से भी है कि हम वहाँ पे ना जाए, और वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग छोड़ेंगे भी नहीं, दोनों ही चीज़ें। अब डेट का क्या मतलब है? जैसे डेट में मैंने लिखा है जेसी, मतलब बर्थ ऑफ जेसी, मतलब जीसस क्राइस्ट। ये जब पैदा हुए उस समय हम कहते हैं शून्य, ज़ीरो। उसके बाद मतलब 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे शुरू हुआ, 100 ईयर, और वैसे कंटिन्यू करते करते 2021 आ गया। तो ज़ीरो के बाद जो चीज़ें हैं वो आता है एडी, जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी, या फिर सीई मतलब कॉमन एरा। और उसके पहले जो चीज़ें हुई उसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो जब हम जिक्र करते हैं 2500 साल पहले का, मतलब यानी अगर हम 2020 या 21 की बात करें, तो वो होता है हमारा क्या? वो होता है हमारा कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2020 साल बाद, 2020 एडी। और 8000 साल पहले की बात करें तो क्या मतलब हो गया कि 2020 इसमें से माइनस कर लो, मतलब 5980 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। मतलब ज़ीरो में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उसके 5980 साल पहले की बात। फिर एक इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है डेसीफर्मेंट। व्हाट इज़ डेसीफर्मेंट? तो ये क्या होता है कि पहले के लोग क्या है ना, कि हमारी तरह ABCD नहीं लिखा करते थे। वो सिंबल बनाते थे, कुछ भी ऐसा सिंबल बना दिया, मतलब जो बुक में मेंशन है, अलग अलग तरह के सिंबल, कुछ सिंबल बना दिए, ऐसे लिखे हुए हैं। अब इन्हें हम क्या पढ़ेंगे? ABCD पढ़ने वाले लोग ये तो नहीं जानेंगे कि ये लिखा क्या है। तो ये क्या है कि इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशियंट और ऑब्सक्योर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स। मतलब ऐसे लैंग्वेज लिखे हुए, इनसे खोज के इनका कोडेड, ये कौन से कोडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब उस समय तो उनका ये लैंग्वेज ही होगा, लेकिन ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनके बारे में जानना, डिस्कवर करना कि एक्चुअली में लिखा क्या है। चीज़ें मिला मिला के, सिंबल मिला मिला के अलग अलग चीज़ों से, तो इनके बारे में जो जानते हैं, इसको हम कहते हैं डेसीफर्मेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। क्लास 6 का चैप्टर 1 में जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी है, प्लस इसमें जो छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा रिवर, इंडस रिवर, जैसे किरतहार हिल्स, सुलेमान हिल्स, या विंध्यास हो गया, गैरो हिल्स हो गया, या अलग अलग जो चीज़ें हो गई, जैसे डिटेल में कि डेट का मतलब क्या होता है, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीज़ इसमें डिटेल में नहीं दी गई हैं, सिर्फ वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन उसका मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आपको कहीं ना खोजना पड़े इसका मतलब। तो सिर्फ ये वीडियो आप सुन भी लेंगे तब भी आपका काम हो जाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 6 के चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी। फ़िलहाल अगर और भी आपको कुछ जानना हो, या फिर आपको और वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ मिल जाए, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। और ये मैंने शुरुआत की अभी से, आगे बहुत सारे चैप्टर्स के मैं आपको वीडियोज़ ऐसे ही बना के दूँगी, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप कोई काम भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या फीमेल्स जो खाना भी इवन बना रही हैं, वो भी अगर चाहे तो ईयरफोन लगा के सुन सकती हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत पढ़ाई की है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग, थैंक यू सो मच।